हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अनअकैडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप के अंडर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है एनजी लाइव। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं, ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है। देखिए, जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को एनजी लाइव। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है? एनजी लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अनअकैडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एडुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, एनजी लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है एनजी लाइव, निखिल गोयल लाइव, एनजी लाइव। याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहां पर एनजी लाइव पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनजी लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की पीडीएफ देगा, प्लस लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, वो सब कुछ आपको इस एनजी लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, एनजी लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। शीयर स्ट्रेंथ होती क्या है? मैंने आप लोगों को ये चीज अपनी पिछली स्पेशल क्लास में भी समझाया था कि शीयर का एक्चुअली मतलब होता है घिसड़ना या फिर रगड़ना। जब दो सरफेस आपस में रगड़ते हैं उसको कहते हैं शीयर डेवलप होना, और जब वो रगड़कर एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं उसको कहते हैं शीयर फेलियर। मैं आप लोगों को यहां पर एग्जांपल देता हूं। सपोज यू आर हैविंग द सॉइल मास, और इस सॉइल मास के अंदर मेरे प्यारे बंधुओं आप लोगों का शीयर फेलियर हो रहा है। मैंने कहा यहां से ये हिस्सा जो है मिट्टी का आपस में रगड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी ये हिस्सा कुछ इस तरीके का आपका बन जाएगा। अब यानी ये हिस्सा ऐसे डिस्प्लेस कर गया आपस में। तो मैं क्या कहूंगा प्यारे दोस्तों कि ये जो आपका हिस्सा है वो क्या है? ये हिस्सा आपका शीयर फेलियर डेवलप कर रहा है। इस हिस्से से आपकी मिट्टी में शीयर फेलियर हो चुका है। तो आप लोगों के सामने अभी क्वेश्चन बनता है कि अगर ये मिट्टी बहुत ताकतवर होती, अगर ये मिट्टी अच्छी खासी होती, यानी ये मिट्टी अगर गुड सॉइल होती, तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी मिट्टी आपस में फिसलती नहीं, आपके लोड को बेहतरीन तरीके से सह लेती, है ना। तो मैंने कहा कि उसी मिट्टी के बारे में मुझे पढ़ना है कि मेरे पास दो मिट्टी है, मेरे पास ना दो मिट्टी है, लेट इट बी 1 मिट्टी, लेट इट बी 2 मिट्टी। मैंने कहा इस मिट्टी पर मैंने 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया है और सेम इसी मिट्टी पर मैंने 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया। मैंने कहा ये मिट्टी जो है ये एज इट इज बिल्कुल सेफ है, लेकिन ये मिट्टी जो है आपकी फेल हो चुकी है। तो इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो ये सेफ है, और इस मिट्टी में ऐसा क्या नहीं है जो ये फेल हो चुकी है, उसी के बारे में मुझे समझना है। अगर इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूं तो मुझे यहां पर मिट्टी की ताकत के बारे में समझना है कि एक्चुअली में मिट्टी में कौन सी ऐसी ताकत होती है जो उसको फेलियर कंडीशन से बचाती है। और जितनी ज्यादा मिट्टी में ताकत होगी, जाहिर सी बात है उतनी देर तक उतनी अच्छी तरह मेरी मिट्टी टिकी रहेगी और उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर को बेयर करेगी, जाहिर सी बात है। अब मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहां पर कि क्वेश्चन अराइज होता है आपका व्हाई ओनली शीयर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इन केस ऑफ सॉइल आप सिर्फ और सिर्फ शीयर स्ट्रेंथ को ही क्यों देखते हैं? आप यहां पर बकलिंग को नहीं देखते हो, आप यहां पर कॉम्प्रेशन को नहीं देखते हो, आप ओनली एंड ओनली शीयर को ही क्यों देखते हो? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हैव अ कंसंट्रेशन हियर। मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहता हूं। सपोज मैं आपको कहता हूं कि यू आर हैविंग द सॉइल मास, और इस सॉइल मास के शब्दों पर गौर फरमाना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और प्रैक्टिकली है, आप लोगों को समझ भी आएगी। ये जमीन है आपकी, और ये जमीन से प्यारे दोस्तों आपने कुछ नीचे सॉइल का एक छोटा सा मास कंसीडर करा, और इस सॉइल के मास के चारों तरफ आपकी मिट्टी मिट्टी है, ये आपको पता है बेहतरीन तरीके से। इस सॉइल के चारों तरफ आपकी मिट्टी मिट्टी है। अब आपको पता है व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस लोड ओवर दिस सॉइल, जब आप इस मिट्टी पर लोड डालोगे तो ये मिट्टी नीचे से सपोर्टेड है हर जगह से, ये नीचे से, साइड से, ऊपर से, हर जगह से सपोर्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि ये मिट्टी मुड़ तो सकती है, ये मिट्टी कभी भी बकल हो ही नहीं सकती, कुछ इस तरह की मिट्टी ये फॉर्म कर ही नहीं सकता क्योंकि हर जगह से सपोर्टेड है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे बकलिंग तो हो ही नहीं सकती, इसलिए बेकार की बात है। अभी सेम रीजन कि ये मिट्टी चारों तरफ से सपोर्टेड है, तो ये मिट्टी दब भी नहीं सकती, ये मिट्टी दब भी नहीं सकती क्योंकि चारों तरफ से बिल्कुल घिरी हुई है। तो मैंने कहा कि मिट्टी कभी कंप्रेशन में भी फेल नहीं होती, लेकिन ये मिट्टी प्यारे दोस्तों इस तरीके से फिसल सकती है। ये मिट्टी अभी है ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह से है, लेकिन ये मिट्टी आपस में फिसल सकती है। अगर मिट्टी दो हिस्सों में आपस में फिसल गई तो ऊपर रुका हुआ स्ट्रक्चर हिल जाएगा, जिसके कारण आपका स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ शीयर स्ट्रेंथ को ही देखते हो मिट्टी के केस में। अगर देखना चाहो तो आप कॉम्प्रेशन को भी कंसीडर कर लेते हो, लेकिन बकलिंग कभी भी नहीं आता, ये फिर भी कंसीडर हो जाता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ना है। शीयर स्ट्रेंथ आपको समझ में आया कि क्या होता है, शीयर फेलियर क्या होता है, ये चीज क्लियर हो रही है आपको, ये बेसिक चीज थी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको पहले से ही बताना चाहता हूं, देखिए शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं
शियर जनरेट क्यों होता है? क्या पूछ रहे हो आप दुर्गेश भाटी? शियर जनरेट हमारे लोड के कारण होता है। अगर मिट्टी पर कोई भी लोड नहीं है तो शियर जनरेट नहीं होगा। शियर मतलब फिसलना, और आप जब भी अपने हाथ को फिसलना चाहते हो तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, यानी लोड लगेगा तो शियर आता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, अभी शियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल पार्टिकल टू रेजिस्ट द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को रोकने के लिए जो ताकत लगती है उसको शियर स्ट्रेंथ का नाम दिया जाता है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपके 3 बंदों ने बहुत बड़े बड़े हाथ मारे। सबसे पहला हाथ मारा मेरा यहां पर मोर्स ने, फिर दूसरा हाथ मारा मेरा यहां पर कुलम्स ने, और तीसरा हाथ मेरा यहां पर प्यारे दोस्तों टरजागी ने। तो ये 3 बंदों की थ्योरी के बेसिस पर पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है और हम एक एक करके तीनों की थ्योरी को क्लियर करेंगे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी यहां पर ना मोहर्स ने सबसे पहले हाथ मारा था। तो मोहर्स का क्या कहना था प्यारे दोस्तों? मोहर्स ने कहा था कि आपकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है मिट्टी के अंदर, आपकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है मिट्टी के अंदर, वो किस किस कारण से आती है। सबसे पहला आता है शियर स्ट्रेंथ 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है इट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बॉन्ड, यानी जो आपकी मिट्टी के अंदर प्यारे दोस्तों कोहेजन होती है। एक तो होती है कोहेजन, दूसरा होता है आपकी बॉन्डिंग। पार्टिकल्स की आपस में बॉन्डिंग होती है ना, एक तो होती है कोहेजन जो चिपकता है, एक होता है बॉन्डिंग, एंगुलर एग्रीगेट्स के कारण बॉन्डिंग आती है। उस बॉन्डिंग के कारण आपका पार्टिकल एक दूसरे के साथ सटा रहता है, नहीं फिसलता। पहली चीज आती है स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, दूसरी चीज आती है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। देखिए, ये पार्टिकल आपस में फिसलते हैं, तो जितना ज्यादा इनके बीच में फ्रिक्शन होगा उतना कम फिसलेंगे। तो फ्रिक्शन पैरामीटर भी बहुत जरूरी है आपका। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द सॉइल इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, और सैंड पार्टिकल्स में जनरेट होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट पेपर में ऑप्शन आते हैं आपके। और प्यारे दोस्तों, ये किस टर्म्स में निकाला जाता है ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी सिखा दूंगा। ये आपका हमेशा और हमेशा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के कारण ही निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी बनता है। यहां पर सबसे पहले आया मेरे पास मोहर्स। तो मोहर्स ने अपनी थ्योरी दी, और मोहर्स ने अपनी थ्योरी में क्या कहा वो समझा देता हूं, फिर मैं आगे भी पढ़ाऊंगा इसको। मोहर्स ने कहा कि जो भी आपकी शियर स्ट्रेंथ आती है, जो भी आपकी मिट्टी के अंदर शियर स्ट्रेंथ आती है, हम इसको टॉ से डिनोट करते हैं। दिस शियर स्ट्रेंथ इज द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। इस बात को समझने की कोशिश करना कि आपका मोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका शियर स्ट्रेंथ होगी। मोहर्स का ये कहना था। लेकिन प्यारे दोस्तों, मोहर्स को कुलम्स ने ओवरकम करा। कुलम्स थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल के साथ आया, और कुलम्स ने क्या बोला कि नहीं, मोहर्स 100% सही नहीं है। मोहर्स के अकॉर्डिंग पहला था मेरे पास स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, और दूसरा था मेरे पास फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अभी अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी। तो प्यारे दोस्तों, अभी बात को समझना। अकॉर्डिंग टू कुलम्स एक और फैक्टर आया जिसको हमने कहा कोहेजन। अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले भी ये चीज पढ़ रखी है कि क्ले पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको कहते हैं कोहेजन। तो कोहेजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ताकत रहेगी। समझने की कोशिश करो ना, जितना फ्रिक्शन होगा उतना कम फिसलेगा। मैंने कहा जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी, मेरे हाथ में भी लगा तो फेविकोल या ग्लू कुछ भी लगाओ और इसको फिसलाओ, नहीं फिसलेगा। तो जितना बॉन्डिंग होगा, जितना कोहेजन होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा ना अलग करने में, तो यानी उतनी ज्यादा ताकत है। तो कुलम्स ने कहा कि सिर्फ 2 ही नहीं होता, आप लोगों के लिए कोहेजन भी एक फैक्टर आता है जिस पर शियर स्ट्रेंथ डिपेंडेंट करती है। तो 3 फैक्टर कौन से थे? जेई के लिए इंपॉर्टेंट बनता है फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और कोहेजन। तो आपको एक चीज तो याद रखनी है यहां पर कि क्ले के लिए तो मैक्सिमम रहती है और सैंड के लिए मिनिमम यानी 0 रहती है। आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये चीज पूछता है, जेई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ पीछे। तो कुलम्स ने क्या कहा? कुलम्स के अकॉर्डिंग यहां पर था कि शियर स्ट्रेंथ जो है इट इज द फंक्शन ऑफ C and phi, यानी आपका शियर स्ट्रेंथ जो है वो आपका कोहेजन और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। नहीं कोहेजन ही तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, नहीं यार। एक तो होता है बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग जो है ये शेप पर डिपेंड करती है। एंगुलर एग्रीगेट्स में कोहेजन नहीं होता लेकिन बॉन्डिंग होती है।
और क्ले पार्टिकल्स में कोहेजन होता है, तो कोहेजन इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बट बॉन्डिंग इज ड्यू टू द शेप, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर आई आप लोगों को। मोहर्स थ्योरी और कूलम्ब्स थ्योरी समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बड़ी बेसिक सी चीज है कि ये किस तरह से आगे डिराइव हुआ था। सपोज मैंने कहा मेरे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है लेडीज एंड जेंटलमैन एक सरफेस पर आपने रखा और इस सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। आपने क्या करा, इस पर एक पी फोर्स लगाया या फिर इसका खुद का वजन जो है वो कितना है, मैंने कहा इसका वजन जो है वो mg है और आपने इस पर पी फोर्स लगाया तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, जाहिर सी बात। तो आप यहां से जानते हो प्यारे दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपने बचपन के अंदर पढ़ा होगा, जिसको नहीं पता प्लीज आप गूगल करना, ये तो नहीं पढ़ाऊंगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी आपकी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो भी लगता है दैट इज इक्वल टू P10 सॉरी P10 नहीं N10 होता है, that is equal to N10 ये क्या है, this is the frictional force and I know that कि frictional force is directly proportional to sigma सॉरी टॉ। जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा आप लोगों का टॉ लगेगा। तो प्यारे दोस्तों एक चीज को क्लियर करना यहाँ पर कि आप लोगों का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन के म्यू mg के। और ये जो म्यू होता है इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आप लोगों को, आपके कोर्स में नहीं है, बस छोटी सी डेरिवेशन बता रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और हमेशा आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, ये हमने फिजिक्स में बचपन में पढ़ा है कि आपका जो म्यू होता है ये किसके बराबर होता है, म्यू होता है tan phi के बराबर। और फाई क्या होता है, फाई होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहलाता है फाई। अगर मेरे पास समय बचा लास्ट में तो मैं इसका प्रैक्टिकल मतलब बताऊंगा क्या होता है, बट अभी के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि जेई के लिए पहले पढ़ना है, समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरे पास चीजों का क्या मतलब बनकर आ रहा है। यहां से मेरे पास ये मतलब बनकर आ रहा है कि टॉ इज इक्वल्स टू में मेरे पास पहले क्या लग रहा था, यहाँ पर एक स्ट्रेस लग रहा था। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैंने कहा टॉ क्या है, टॉ इज द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसके बराबर हो रहा है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द, जो भी मेरा यहां पर एक स्ट्रेस लग रहा है, लेट इट बी द सिग्मा इज द टोटल स्ट्रेस इनटू tan phi। ये क्या है, एक फॉर्मूला बना आपका मोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये चीज आप लोगों को समझनी है, मैं पीछे से डिराइव करके दिखा देता हूं। दोनों तरफ को a से मैंने डिवाइड कर दिया। ये क्या बना आपका, ये बना शियर स्ट्रेंथ, ये क्या बना, ये बना टोटल स्ट्रेस, और ये क्या है म्यू जो कि है tan phi। तो फॉर्मूला क्या बना, टॉ इज इक्वल टू सिग्मा tan phi। आप लोगों को याद रखना है अकॉर्डिंग टू द मोहर्स थ्योरी आपकी शियर स्ट्रेंथ यहां से आती है। अगर आप इसको जनरल वे में याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू tan phi। ये भी आप लोग इसको फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आप लोगों के लिए ये काम आएगा, न्यूमेरिकल इस बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे ये चीज आप लोगों को क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। फिर मैं आप लोगों को एक टेबल लिखवा देता हूं जो कि आपके बहुत काम की आती है, जेई में जनरली इस चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको मैं एक टेबल लिखवाता हूं, वो चीज आप याद रखना। ठीक है, 5 वर्सेस सॉइल टाइप की टेबल रहेगी, 5 वर्सेस सॉइल टाइप की टेबल रहेगी। चलिए ये टेबल आप साथ के साथ याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इसका नोट्स जरूर बना लेना कि जब आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 होता है तो आप कहते हो वो क्या है, आपकी प्योर क्ले है। जब ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 से 30 डिग्री तक होता है तो आप कहते हो वेरी लूज सैंड है। उसके बाद 30 से 35 डिग्री के लिए आप कहते हो ये आपकी लूज सैंड है। उसके बाद प्यारे दोस्तों 35 से 40 डिग्री तक फाई क्या है, फाई बताया नहीं मैंने, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, ये तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है फाई। ठीक है, 35 से 40 डिग्री तक रहता है आपका मीडियम सैंड, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद प्यारे दोस्तों 45 तक यानी 40 से 45 डिग्री तक आपका रहता है डेंस सैंड। और उसके बाद जब 45 से बड़ा हो जाता है तो आप उसको कहते हो वेरी डेंस सैंड, मतलब बहुत ज्यादा डेंस सैंड है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है।
ऑल्सो आप यहाँ से एक और चीज याद रख सकते हो, आपके बहुत काम आएगी, ये चीज क्लियर कर लेना, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, ये बात एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, कि shear strength या फिर strength is directly proportional to phi। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। 40 होगा तो क्या होगा, अरे ये 41 लगा लो इसको, ये इक्वल पर चलता है और ये 36 से मान लो, ये 36 से कर लो, ये 41 से कर लो। ये हमेशा आप मान के चलना ये होता है, जब अगली टर्म लिखते हैं तो एक बड़े से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये 31 डिग्री से है, ये 36 डिग्री से है और ये 41 डिग्री से है, ठीक है। अब तो क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, आप लोगों के जेईई में पूछा जाता है एंड आई विल सजेस्ट यू प्लीज लर्न दिस चीज, गॉट इट। चलिए आगे की मेरी बात आती है, मैंने ये आप लोगों को समझाया और जो डेरिवेशन पढ़ाई वो भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखिए ये जो यहाँ पर एक सॉइल का पार्टिकल है, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना, ये जो आपका सॉइल का पार्टिकल है, ये सॉइल जो है इस एंगल पर फेल हो रही है, कोई डाउट नहीं है ना। मैंने कहा ये जो सॉइल है ये यहाँ पर थीटा एंगल पर फेल हो रही है, तो यहाँ पर ये थीटा सी क्या होता है, इसको बोला जाता है फेलियर एंगल, इसको बोला जाता है फेलियर एंगल और इसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों फेलियर प्लेन। तो आगे अगर मैं ये शब्द लिखूं ना तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। अब विकास कुमार फलाहारी आप इतना भाग क्यों रहे हैं, समझना मेरी बात को, मैंने तो अभी शुरू करा है और आप जिस हिसाब से मुझे बता रहे हैं वो आगे की चीज आ गई, तो मैं तो सबके हिसाब से चलूंगा ना, तो मुझे एक एक स्टेप पर चलने दो। ऐसे आप अगर कहोगे ना तो मैं तो आंसर बता दूंगा, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए आप ऐसे मतलब अभी इतना ज्यादा मत पूछो, बुरा मत मानना यार, मेरे को सबका सोचकर चलना होता है, तो मैं स्टेप वाइज आपको सब कुछ समझा दूंगा, थोड़ा सा सब्र करो, क्लियर है। चलिए तो ये चीज क्लियर है। अब आगे ना एक चीज बताता हूँ, देखिए क्या होता है कि जो भी हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैंने आपको कहा कि एक इक्वेशन बताई मैंने, टो इज इक्वल टू सिग्मा tan phi, अभी तक मैंने यही बताई है ना आप लोगों को। कई बार क्या होता है कि इक्वेशन सॉल्व करने में आपको कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है और जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आती है वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप क्या करते हो, इसका जब सॉल्यूशन निकाला तो हम इस इक्वेशन को बिना सॉल्व करे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन टू बी एज द मोहर्स सर्कल। तो मोहर सर्कल क्या है, मोहर सर्कल आपका इन इक्वेशंस को, जहां पर आप स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, दुर्गेश भट्टी लास्ट में देख लेता हूं, सब्र करेंगे, लास्ट में देख लूंगा। आप इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हेल्प से जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल ने बहुत बड़ी बड़ी हमारी मदद करी है। अभी मैं मोहर सर्कल समझा ही नहीं रहा आपको डिटेल में, मैं तो बस ये क्लियर कर रहा हूं आपको कि मोहर सर्कल के अंदर आप दो चीजें बनाते हो, एक तो सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल आपको क्या बताता है, ये सर्कल आपको स्ट्रेसेस के बारे में नॉलेज देता है जो भी आपके इस सॉइल के ऊपर लग रहे हैं, टोटल स्ट्रेसेस के बारे में नॉलेज देता है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको क्या बताती है, ये लाइन आपको बताती है प्यारे दोस्तों फेलियर एनवलप, इसको कहते हैं फेलियर एनवलप, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन एक्चुअली में प्यारे दोस्तों आपको बताती है फेलियर प्लेन। मेरे शब्दों पर गौर फरमाना, फेलियर एनवलप और फेलियर प्लेन में फर्क है, मैं अभी समझाता हूं, एक बारी मैं लिख दूं। और थीटा सी क्या है, थीटा सी है आपका फेलियर एंगल, मैंने आपको बताया। और यहां पर प्यारे दोस्तों ये जो बीटा है, ये जो बीटा मैक्स है, ये बीटा मैक्स क्या है, बीटा मैक्स को बोला जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब जरा समझकर चलते हैं ये क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा प्यारे दोस्तों आप लोगों का कि फेलियर प्लेन और फेलियर एनवलप में फर्क क्या है। फेलियर एनवलप आपको बताता है कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू, देखो इस चीज को क्लियर करेंगे, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, उसके बाद प्यारे दोस्तों मैंने दो तीन जगह इस पे पॉइंट ले लिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। मैंने कहा कि आपके इन 4 पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ना। ये किस किस के बीच का कर्व रहता है, ये मेरा टॉ वर्सेस सिग्मा का कर्व रहता है। ये क्या है, सिग्मा है यानी टोटल स्ट्रेस है, और ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ है। तो आपकी इस लाइन के ऊपर वैल्यूज तो आएंगी ना टॉ वर्सेस सिग्मा की, तो आपको बताता है, ये आप नोट करके अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, फेलियर एनवलप की सिग्निफिकेंस क्या होती है।
इसकी सिग्निफिकेंस आपकी यही रहती है कि वैल्यू लाई above the failure envelope shows that soil will fail। यानी समझने की कोशिश करना कि आपकी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर फेलियर एनवेलप के ऊपर जा रही है तो ये बताता है कि आपकी सॉइल फेल हो जाएगी, लेकिन अगर नीचे आती है तो आपकी सॉइल सेफ रहेगी। लिख लो, अदरवाइज कैसी रहेगी? अदरवाइज आपकी सॉइल जो है वो सेफ रहेगी, वो आपकी फेल नहीं रहेगी। तो ये फेलियर एनवेलप सिर्फ आपको इतना बताता है, लेकिन फेलियर प्लेन क्या है? फेलियर प्लेन आपको बताता है कि आपकी सॉइल अगर फेल होती है तो वो इस प्लेन के अबाउट फेल होगी। दोबारा पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये जो प्लेन है, ये जो आपको यहाँ पर प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन है फेलियर एनवेलप की, यहाँ फेल होगा। लेकिन ये जो फेलियर एनवेलप है ये बताता है कि इससे ऊपर फेल, इससे नीचे सेफ। अब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या है? सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज डिफाइंड एज जो फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो बताता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। समझ आ रहा है? अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी को क्यों पढ़ूं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी को क्यों पढ़ूं? सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बताया, मैंने तो सिर्फ आपको डायग्राम से बता दिया, मैंने कोई डेफिनेशन बताई नहीं इसकी, मैंने एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी को डिफाइन नहीं करा, मैंने सिर्फ इतना कह दिया, आपको बना दिया एक तरह का कि जो भी फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है उसको कहा मैंने बीटा मैक्स, और वो मेरा बनता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब प्यारे दोस्तों एक चीज को आप समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं यहां पर। डेरिवेशन की जहां तक बात आती है तो डेरिवेशन आपको स्पेशल क्लास में पढ़ा दूंगा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। आप सौविक कुमार घोष, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज दैट एंगल which failure envelopes makes with the horizontal axis। जो फेलियर एनवेलप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ठीक है, तो मेरी बात को समझना, मैंने कहा यहां से कि एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी के लिए एक रिलेशन है, याद रखना कि थीटा सी इज इक्वल्स टू में बीटा, ये एक मिनट, प्लस में 45/2। याद रखना प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को ये रिलेशन याद रखना है कि थीटा सी इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 प्लस 45 होता है। वेन एवर यू हैव एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी देन आपको थीटा सी निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी से हम थीटा सी निकाल लेते हैं कि आपकी मिट्टी एक्चुअल में कहां पर फेल होती है, ये आप यहां से निकाल लेते हो। और ये कैसे, ये मैं आपको स्पेशल क्लास में बताऊंगा। स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को इसकी डेरिवेशन बताऊंगा। कल के दिन मैं आप लोगों की एक स्पेशल क्लास रखने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को मोहर सर्कल पढ़ाऊंगा। कल के दिन मोहर सर्कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद परसों जो स्पेशल क्लास रखूंगा उसमें कॉम्पैक्शन पढ़ा दूंगा। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, थीटा सी क्या है यार? संतोष पाल, क्या पूछ रहे हो आप? पिक्चर में क्या देखा आपने? जल्दी से मेरे को देखकर बताओ। पूछने से पहले स्क्रीन देखा करिए, पूछा मत करो क्योंकि दिमाग चलाना बंद कर देते हो तुम लोग। साथ के साथ चाहिए मुझे, ठीक है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। चलिए, अब मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहां पर, ये तो रवि रंजन ने बता ही दिया लेकिन मैं फिर भी ऐसे नहीं समझाना चाहता, मैं मोहर सर्कल पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। आगे की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप मार्क कर लो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई एग्जाम्स। 90% क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आते हैं, बहुत जरूरी। मैं कराऊंगा अभी इस पर बहुत क्वेश्चन आपके आए हुए। आगे की मैं बात करना चाहता हूं, मैंने आप लोगों को मोहर्स थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन मैंने आपको लास्ट में बताया था प्यारे दोस्तों कि कुलम्ब ने क्या कहा था। कुलम्ब एक्चुअली में यहां पर आ गया था। अब मैं पहले ना आपको मैंने मोहर्स थ्योरी बताई, तो मोहर्स थ्योरी ने आपको क्या कहा? मोहर्स ने कहा कि टॉ इज इक्वल टू में सिग्मा tan phi आपका होता है। कुलम्ब ने क्या कहा? कुलम्ब ने कहा कोहेजन भी आती है, यानी कोहेजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है, प्लस सिग्मा tan phi आता है। तो कुलम्ब ने एक्चुअली में क्या करा? मोहर का यूज करा और अपना एक पॉइंट दे दिया। तो जो मेरे को लास्ट में थ्योरी मिली ना, यहां से जो कुलम्ब ने थ्योरी दी वो दिया कि आपका टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi होता है, वेयर सी इज द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स। कोई डाउट नहीं है। तो आई कैन से दैट कि मोहर्स का भी तो यूज करा है, इसलिए कुलम्ब को अकेला नहीं देखा जाता। शेयर स्ट्रेंथ के अंदर हम लोग मोहर कुलम्ब थ्योरी दोनों को लेकर चलते हैं और दोनों का यूज करते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बनता है? टॉ इज इक्वल टू सी प्लस में सिग्मा tan phi। दिस इज ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट, ये भी सही नहीं है।
इसके बाद तरजागी आया था, वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं टॉ क्या है। टॉ आपकी शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है। सिग्मा क्या है? सिग्मा आपका टोटल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल। टोटल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल, शब्दों पर गौर फरमाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, ठीक है। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद की मैं बात करना चाहूं तो देखो, सबसे पहले तो आती है कुछ असम्पशन, आपके जेई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछता है पेपर के अंदर कि सारे के सारे मटेरियल शियर से फेल होंगे और इंटरमीडिएट स्ट्रेस को आप कंसीडर नहीं करते। यहां पर क्यों? क्वेश्चन आता है भाई, समझते हैं यहां पर प्यारे दोस्तों। मैं सिर्फ समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं इसको। मैंने कहा कि आप लोगों को एक स्ट्रेस होता है इनिशियल स्ट्रेस, एक स्ट्रेस होता है इनिशियल स्ट्रेस, एक स्ट्रेस होता है फेलियर स्ट्रेस। मेरी बात को समझना, सिग्मा 1 मैंने कहा इनिशियल स्ट्रेस है, और एक स्ट्रेस होता है आपका फेलियर स्ट्रेस, लेट इट बी सिग्मा 3, इसको मैंने कहा ये क्या है? फेलियर स्ट्रेस है। और एक स्ट्रेस मैंने कहा कि ये है इंटरमीडिएट स्ट्रेस। मोहर्स की बहुत इंपॉर्टेंट थी ये assumption कि इंटरमीडिएट स्ट्रेस को कभी कंसीडर करा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप लोग जब इनिशियल स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, आपने लगाया, आप लोगों की जब मिट्टी फेल हो जाती है ना, जब आपको दिखना शुरू होता है, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, इस मिट्टी पर जोर लगाया, इस मिट्टी के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। जब इस मिट्टी पर क्रैक आ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिट्टी फेल हो चुकी है। मेरी बात को समझना, जब क्रैक आ जाएंगे, जब मुझे पता लगेगा अंदर तो इसके क्या है, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं, इसके मन में क्या चल रहा है नहीं पता ना, तो मेरे को क्या पता लग रहा है? जब वो मिट्टी फेल हो जाती है, जब मुझे पता लगता है, और मैं कहता हूं कि इसीलिए फेलियर स्ट्रेस को लिया जाता है। बीच वाले स्ट्रेस को कभी देख ही नहीं सकते, अनुमान ही नहीं लगा सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम इसको लेकर नहीं चलते। हम शुरू का और लास्ट का स्ट्रेस लेकर चलते हैं, जिस पर मुझको वैल्यू मिल जाती है, इसीलिए हम इसको नहीं लेकर चलते। तो मैं ये चीज समझ आई ना, वी कैन नॉट एनालाइज इट, यू कैन राइट इट, थोड़ा लिखना चाहो तो लिख लो, वी कैन नॉट एनालाइज दिस, हम इसको एनालाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, चल आगे की मैं बात करूं आप लोगों से, तो कोहेजन से रिलेटेड आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा कोहेजन होता है उतनी ज्यादा आपकी शियर स्ट्रेंथ आने के चांस होते हैं। हाँ, रवि रंजन कह सकते हैं कि सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को हम इक्वल लेकर चलते हैं। मैं ये लिखवाने भी वाला था आप लोगों को कि हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रेस को कभी कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर करा जाता है तो यू कैन से दैट कि हम जनरली सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को हमेशा बराबर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है सिग्मा 2, हमें पता ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि सिग्मा 2 से ही हम फेलियर लेकर चलते हैं ताकि अपने आप को सतर्क कर सके। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद बात आती है प्यारे दोस्तों मेरी यहाँ पर कि अभी हम लोगों को कूलम्ब्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है। कूलम्ब्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? और शियर स्ट्रेंथ, अभी कूलम्ब्स थ्योरी पढ़ा देता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी। कूलम्ब्स थ्योरी, कूलम्ब्स थ्योरी अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं मोहर्स कूलम्ब थ्योरी। अभी मोहर्स कूलम्ब थ्योरी में क्या था? टॉ इज इक्वल टू सी प्लस में सिग्मा 10 फाई, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये चीज लिखवाया। अभी क्या होता है प्यारे दोस्तों कि हमें इसको ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट अगर करना है तो कैसे करूंगा, जरा उस चीज को भी समझकर चलना आप लोग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोगों के लिए। मैंने कहा सी क्या है? सी इज नोन टू बी एज द कोहेजन, और ये जो है ये आप लोगों का कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है? ये आप लोगों के लिए कांस्टेंट रहता है। यानी सपोज मैंने कहा अगर आप टॉ वर्सेस सिग्मा का ग्राफ बनाते हैं, टॉ वर्सेस सिग्मा का ग्राफ बनाते हैं, तो आप कहोगे यहां से शियर स्ट्रेंथ इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई रिलेशन, वो मॉडिफाइड शियर थ्योरी है, उसको टरजागी ने दिया था, बताऊंगा। हाँ, फेलियर माना जाएगा नितिन, फेलियर माना जाएगा। इस चीज को समझते हैं। मैंने कहा आपके पास ना एक शियर स्ट्रेंथ है और एक आपका सिग्मा है, आपको पता है ना दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन सी क्या है? सी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के लिए आप कहते हो कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। मैंने कहा ये सी है। अभी आप लिख सकते हैं, अगर सी कांस्टेंट है, इसको हटा देता हूं, या फिर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में अगर दिखाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक इक्वेशन है, ये क्या है? y है, ये क्या है? आपका m है, ये क्या है? x है, और ये क्या है? c है। तो m इज द स्लोप, m इज द स्लोप। आपको लाइन की इक्वेशन से पता होना चाहिए। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये रटवा नहीं रहा, समझा रहा हूं।
लाइन की इक्वेशन से पता होना चाहिए स्लोप, और ये क्या है, tan phi है। अच्छा, tan phi की बात कर रहा हूं तो मैंने लिखा कि जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका phi बढ़ रहा है, यानी किसी एंगल के साथ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हाउ विल यू फॉर्म द ग्राफ ऑफ दिस काइंड। मैंने कहा अगर इस तरह की मिट्टी को मैं लेता हूं, यहां से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा मेरे पास एक मिट्टी है, कोई भी मिट्टी है, लेट इट बी द सिल्ट मिट्टी और एनी सॉइल या फिर सिल्ट ले लो। मैंने कहा एक सिल्ट है, सिल्ट के अंदर आपका tan phi यानी phi भी होता है और सिल्ट के अंदर आपकी कोहेजन भी होती है। तो ये क्या है, ये आपका phi यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से उठ रहा है और c उसका कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको c प्लस में सिग्मा tan phi बता रहा है, और जो भी आपको इसकी वैल्यू मिल रही है, यहां पर ये जो वैल्यू है ये आपको टॉ बता रही है। समझ आया कि आप लोग इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब मैं छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फाई का मतलब क्या होता है। फाई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। जरा प्रैक्टिकल अगर समझना चाहो तो प्लीज थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरे कथन पर। मैं यहां से कहना चाहता हूं, सपोज मैंने कहा कि ये मिट्टी आपने जमीन पर डाल दी, ये मिट्टी आपने जमीन पर डाली और दो तरह की मिट्टी थी, एक मिट्टी इस तरह का टीला बना रही है और एक मिट्टी इस तरह का टीला बना रही है। मैंने कहा ये जो पहले वाली मेरी मिट्टी थी, ये मिट्टी जो है ये ज्यादा ऊंचाई तक रुक रही है, और ऊंचाई तक रुकने के बाद आपकी ये मिट्टी जो है ये इतनी ढलान पर जा रही है और दूसरी मिट्टी बैठ गई। यानी पहले वाली मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन अच्छा खासा है, और जब पहले वाली मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन अच्छा है तो वो ज्यादा अच्छे से अपने पार्टिकल्स को रोक रही है, इसलिए ज्यादा ढलान पर है। और दूसरे वाली मिट्टी में फ्रिक्शन नहीं है, जिसके कारण से ये मिट्टी बैठती चली जा रही है। यानी प्यारे दोस्तों, अंदरूनी पार्टिकल्स के बीच में एक बॉन्डिंग है, एक फ्रिक्शन है, जिसके कारण वो ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा स्लोप को अटेन कर रही है। और ये जो स्लोप है ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये प्रैक्टिकल मतलब है इसका, ठीक है। चलो, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इस चीज पर ध्यान देना, बड़े काम की बात आप लोगों के लिए आई। आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। जेई में क्वेश्चन था कि ये जो भी आप कर्व बना रहे हो, ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा टॉ इज इक्वल टू सी प्लस में सिग्मा tan phi जो है, ये क्वेश्चन है आपका, इज इट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, क्या ये कर्व हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन पर ही आता है? तो आंसर है सरासर नो। ये कर्व आपका कर्वीलिनियर भी बनता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप हाईली डेंस सॉइल के लिए करते हैं, हाईली डेंस सॉइल के लिए अगर आप करते हैं, सपोज ये आपका सी है, तो ये कर्व आपका कुछ इस तरह का भी शो होता है, यानी ये आपका कर्वीलिनियर भी शो होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये स्ट्रेट ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था आपका, एसएससी जेई का था, पता नहीं किसका था, ये पूछ रखा था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर करनी है। आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहां से मैं आप लोगों को एक आधा कुछ कर्व बनाकर दिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैंने कहा प्योर क्ले के लिए आपका फाई की वैल्यू 0 होती है, हमेशा याद रखना। और प्योर सैंड के लिए आपकी सी की वैल्यू 0 होती है, हमेशा याद रखना। तो मैं इस तरह का कोई कर्व बनाकर दिखा देता हूं। आपके एग्जाम में जनरली जेई में ये सब पूछ लेता है, आसान आसान चीजें, तो ध्यान रखना। वैसे डिटेल में तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, और कर्व मैं बहुत सारे बनाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो अभी के लिए तो बस छोटे मोटे बना रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब आपकी इसमें फाई की वैल्यू 0 है, यानी आप कह सकते हैं कोई स्लोप नहीं आएगा। जब इसमें कोई स्लोप नहीं आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। मैंने कहा ये सी है, कुछ कोहेजन तो होती है ना क्ले में, सी इज नॉट इक्वल टू 0 और इसमें फाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो सी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये कैसी लाइन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी टॉ वर्सेस सिग्मा का कर्व इसके लिए ऐसे बनता है। और इसके लिए अगर मैं कहूं तो सी की वैल्यू 0, यानी यहां से स्टार्ट होएगा, सी बिल्कुल खत्म है, और कैसा जा रहा है ये बिल्कुल आपका फाई के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर आप इक्वेशन देखना चाहो यहां पर, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन बनेगी टॉ इज इक्वल टू सी, और इसकी इक्वेशन बनेगी टॉ इज इक्वल टू सिग्मा tan phi, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। सैंड की इसलिए ज्यादा अपहिविल होता है क्योंकि इसमें इंटरनल फ्रिक्शन एक्ट होती है, हाँ कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को।
चले, अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेशन है। ये चीज याद रखना कि एक बंदा और आया था जिसका नाम था तरजागी, और मैंने बताया तरजागी क्या है। तरजागी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सबका बाप है। एक बात बताऊं, असली में तो किस्मत साथ दे गई थी, वरना तरजागी से पहले 4-5 हमारे पास ऐसे जियोलॉजिस्ट आए हैं जिन्होंने मिट्टी के बारे में हूबहू नॉलेज दे दी, बट लिख के नहीं गए। लिखे हुए की औकात होती है, जो लिख के चले जाता है भविष्य उसी को मानता है। यह सच है, इतिहास गवाह है इस चीज का। वरना एक्सपेरिमेंटल वर्जन तो दुनिया बताकर गई है, बस पेपर पर लिख कर नहीं गई थी, इसलिए उनका नाम नहीं है। तरजागी को यह पेटेंट मिल गया, वरना तरजागी ने कोई अनोखे काम नहीं करे, दुनिया बताकर गई थी उससे पहले। ठीक है, तो फिजिक्स में भी बहुत सारा ऐसे ही हुआ है, लोगों के साथ लिख कर नहीं जाते हैं, जिसके कारण से उनका पेपर पब्लिश नहीं होता। तो इसलिए फ्यूचर में आप लोगों को कुछ ऐसा मिलता है या आप लोगों की कोई एनालिसिस होती है तो प्लीज इसको लिखना। मैंने भी अभी 2 पेपर लिख रखे हैं, वो पब्लिश नहीं हुए हैं, उनको भेजना पड़ेगा, लेकिन लिखे हुए हैं। तो लिखे हुए की जरा वैल्यू होती है, आप लोग इस चीज को समझना। तरजागी थ्योरी ने बोला क्या, मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवा रहा, इसकी कुछ अजम्पशन होती है, वो मैं आपको कल करवा देता हूँ। ठीक है, तरजागी थ्योरी ने बोला टॉ इज इक्वल टू सी प्लस में सिग्मा डैश tan phi। तरजागी ने कहा यार आपकी मिट्टी के अंदर पानी होता है और पानी के कारण आपका पोर वाटर स्ट्रेस आता है, और जब भी पोर वाटर स्ट्रेस आता है तो आपको पता है उसकी ताकत कम होती है। तो इसीलिए तरजागी ने कहा कि वी विल यूज सिग्मा डैश। हम यहाँ टोटल स्ट्रेस नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करेंगे। बाकी पूरी थ्योरी से, ऑल थ्योरी से कुछ अलग नहीं, बस इसने इफेक्टिव स्ट्रेस ले लिया था, ये चीज इसकी फर्क थी और कोई फर्क नहीं था। इसको हम मॉडिफाइड मोर कूलम्ब थ्योरी के नाम से भी जानते हैं या तरजागी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जेई में ये सब बातें आती है। ठीक है, मोहर कूलम्ब थ्योरी, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इफेक्टिव कोहेजन कह सकते हो, लेकिन कोहेजन जो है जनरली इफेक्टिव तो रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कोहेजन पे फर्क नहीं आता पानी का आपका। तो लिखना चाहो तो मैं गलत नहीं कहूंगा इस चीज को, इफेक्टिव कोहेजन लिख सकते हैं इसको हम, इफेक्टिव कोहेजन। ठीक है, ये आपको क्लियर करनी है। चलिए आगे की मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों कि हम लोग जब शेयर स्ट्रेंथ मेजर करते हैं मिट्टी की, तो 2 स्टेजेस में मेजर करी जाती है जनरली। कौन कौन सी स्टेजेस होती है, एक होती है कंसोलिडेशन, एक होती है शेयर। ये क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये चीज समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगी। सपोज मैंने कहा मेरे पास एक सॉइल का मास है, और ये सॉइल का मास जो है ये जमीन के नीचे है। इस चीज पर गौर फरमाते हुए चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पर। इस सॉइल के मास पर आपको पता है आपने कोई लोड दे नहीं रखा, लेकिन इस सॉइल के ऊपर कुछ मिट्टी है, तो इस मिट्टी के कारण कोई ना कोई इस सॉइल पर लोड पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, वो क्या है, वो मेरा लगाया लोड नहीं है, वो पहले से लोड लग रहा था। तो मिनिमम कांस्टेंट लोड आपकी मिट्टी पर लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मिनिमम कांस्टेंट लोड आपकी मिट्टी पर लग रहा था पहले से। उस ने अब अपनी मिट्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात को समझना कि ये क्या है, आपने अपनी मिट्टी पर जब कंस्ट्रक्शन करा, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद, अरे रोहित यार ओके है ना सब कुछ यार, चलो अब आपने अपनी मिट्टी पर कंस्ट्रक्शन करा, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद जाहिर सी बात है आपकी मिट्टी पर लोड बढ़ेगा, और जब लोड बढ़ता है तो शीयर फेलियर आने के चांस होते हैं। मैंने कहा 2 स्टेज आपकी निकल कर आई, एक आई आपकी बिफोर कंस्ट्रक्शन और एक आई आपकी आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन तो आपने जो खेला वो खेला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपकी मिट्टी के ऊपर शीयर फेलियर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और जब मिट्टी पर शीयर फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं, उस स्टेज में जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, उस स्टेज में जो आप मेजरमेंट करते हो, उस स्टेज में जो ताकत निकालते हो, उसको कहते हैं शीयर स्टेज। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, ये चीज क्लियर करनी है। तो हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, इसके बेसिस पर दोबारा देखते हैं। सॉइल मिनिमम लोड लगता है, लेकिन इन दिस केस shear strength of the soil is calculated due to increase in the shear loading, यानी कंस्ट्रक्शन कर चुके हो। तो हम क्या करते हैं, हम इस बेसिस पर 2 तरह के स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेसेस जनरली यहाँ पर 2 तरह के निकाले जाते हैं। एक होता है प्यारे दोस्तों आपका कन्फाइंड स्ट्रेस, एक होता है कन्फाइंड स्ट्रेस, और एक होता है आपका डिविएटर स्ट्रेस। दोनों को समझकर चलेंगे फर्क क्या है दोनों के अंदर।
कन्फाइंड स्ट्रेस क्या होता है? जो आपका कंसोलिडेशन स्टेज पर लगता है, कंसोलिडेशन स्टेज पर लगता है। दूसरी चीज मैं इसके लिए कहना चाहूंगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बनती है आपकी, कि ये कांस्टेंट रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिविएटर स्ट्रेस, तो अभी समझते हैं दोबारा से इस चीज को, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फिनोमिना बता रहा हूं। मैंने कहा सॉइल का मास था, सॉइल का मास बिफोर कंस्ट्रक्शन था, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा था। बिफोर कंस्ट्रक्शन था, मैंने कहा इसके ऊपर एक कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा था चारों तरफ से, क्योंकि चारों तरफ है ना इसकी मिट्टी, तो सिग्मा वन, सिग्मा वन, सिग्मा वन और सिग्मा वन, चारों तरफ से इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा था। लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर प्यारे दोस्तों अभी आपका एक कंस्ट्रक्शन आया, और कंस्ट्रक्शन की वजह से एक और लोड लगा, कंस्ट्रक्शन की वजह से लोड लगा। तो इनिशियल स्ट्रेस जो लग रहा था इसके ऊपर वो कितना था? इनिशियल स्ट्रेस आपने लगाया सिग्मा वन, बाद में जो लग रहा था इसके ऊपर लेट इट बी द सिग्मा टू। मैंने कहा ये क्या है? ये आपका फाइनल स्ट्रेस है। फाइनल स्ट्रेस कब है? शियर स्टेज पर। शियर स्टेज पर जब आपका शियर फेलियर हो रहा है तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा टू पड़ रहा है, ठीक है। बिफोर कंस्ट्रक्शन सिग्मा वन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन टोटल स्ट्रेस सिग्मा टू। तो जो चेंज इन द स्ट्रेस होता है, जो चेंज इन द स्ट्रेस होता है उसको आप लोग कहते हो प्यारे दोस्तों सिग्मा टू माइनस में सिग्मा वन, उसको बोला जाता है डिविएटर स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। जो भी चेंज हो रहा है स्ट्रेस के अंदर, उसी चेंज की वजह से तो फेल हो रहा है। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा फेल होगा, क्योंकि उतना ज्यादा लोड बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं डिविएटर स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल बेसिस, कि आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पर आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। थम्स अप करेंगे जल्दी से, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर फर्दर लेकर चलता हूं आगे की तरफ। जल्दी थम्स अप करेंगे। चले, ट्रायक्सियल टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, ये सब कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज तो मैं आप लोगों को ये चीज समझानी थी और उम्मीद समझ भी आ गई होगी, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी थी। चले, क्लियर है। अभी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, ये सब बाद में बताता हूं। पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि होता क्या है। हम लोगों ने अभी मोहर सर्कल के बारे में पढ़ा था ना, तो उसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन बताना चाहता हूं। सपोज मैंने कहा मैंने एक मोहर सर्कल यहां से बनाया, और ये मोहर सर्कल जो है ये कुछ इस तरीके का फॉर्म हो रहा है मेरा। ये मोहर सर्कल कुछ इस तरीके का फॉर्म हो रहा है किसी C5 सॉइल के लिए। मैंने बोला यहाँ पर C5 सॉइल के लिए, और वो कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म हो रहा है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि जो आपका इनिशियल स्ट्रेस पड़ रहा था, लेट इट बी द सिग्मा 3। इनिशियल स्ट्रेस जो पहले का स्ट्रेस था, यानी कन्फाइनिंग स्टेज का स्ट्रेस था, वो सिग्मा 3 था। और जो आपका फाइनल स्ट्रेस पड़ रहा था, शियर स्टेज का जो स्ट्रेस था, वो सिग्मा 1 था। और मैंने कहा कि यहाँ पर जो आपका फेलियर प्लेन बन रहा था वो एंगल कितना बना रहा है? 2 थीटा सी। और आपने इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करा, और जो इसका बीटा बन रहा है यानी एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है, वो बीटा मैक्स है। टो वर्सेस सिग्मा का आपने कर्व बनाया, कोई डाउट तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। लेट नेम इट। मैंने कहा इसको नाम कर लेता हूं AB, इसको कहा मैंने CD, ठीक है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो अभी लिख देता हूं जल्दी जल्दी से। क्या है ये? क्या है आपका कन्फाइनिंग स्ट्रेस। सिग्मा 3 क्या है? कन्फाइनिंग स्ट्रेस। स्पेलिंग पर मत जाइएगा आप लोग। सिग्मा 1, सॉरी सिग्मा 3 था ना, ये सिग्मा 1 है। सिग्मा 1 क्या है? शियर स्टेज स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में यहां से कह सकता हूं। और थीटा सी क्या है? फेलियर एंगल। और बीटा मैक्स आपको पता है यहां से क्या बनता है, यहां पर बीटा मैक्स मेरा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो यहां से मैं आप लोगों के लिए कुछ डेरिवेशन टाइप करना चाहता हूं। आज स्पेशल क्लास नहीं होगी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट अभी करता हूं। ये समझ लो पहले, ये चीज मैंने बताई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस चीज को समझकर चलना। अभी मैंने कहा ये एंगल आपका फाई है अगर, तो जाहिर सी बात है प्यारे दोस्तों, आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो। ये बीटा मैक्स ना काट के मैं इसको फाई लिख सकता हूं। मैं इसको काट के यहां पर बीटा मैक्स की जगह मैं इसको फाई लिख रहा हूं, क्योंकि ये अगर फाई है तो मैंने एक्स्ट्रापोलेट करा है। तो फाई आपका ये भी बन गया, कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहां से अगर लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं साइन फाई मेरा क्या होगा? साइन फाई मेरा होगा DC अपॉन में, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। आपका टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री बनाता है, बेसिक क्लासेस में मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा दिस अपॉन दिस यानी OC, तो मैंने लिखा DC अपॉन OC बना।
यहां से मैंने लिखा DC अपॉन में OA प्लस AB प्लस BC, कोई डाउट नहीं है। OA प्लस ये A था ना, OA प्लस लेट इट बी द E पॉइंट, इसको मैंने E का OA प्लस AE, यहां से AE बनेगा। डायग्राम को देखेंगे जल्दी से, समझ आता रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है, ये OA तो इतना हो गया, OA AE और EC ये मैंने करा यहां से। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं जल्दी से। DC क्या होगा, DC इज द रेडियस ना, तो रेडियस को मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2। जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों, डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। रेडियस क्या होगा, टोटल सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 घटा दूंगा और उसका हाफ कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगा। अपॉन OA क्या है आपका, OA है प्यारे दोस्तों यहां से, ये क्या है, ये है कोहेजन C, तो मैंने इसको OA लिख दिया, अभी कोई डाउट नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा अभी। और AE क्या है, सिग्मा 3, और यहां से EC भी रेडियस है, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2। तो अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं, अगर आप tan phi निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे यहां पर BA अपॉन OA। इसको देखेंगे tan phi क्या होगा, ये डायग्राम में देखो, ये अपॉन ये, तो मैंने कहा यहां से BA अपॉन OA आपका ये आ गया, BA क्या है C और OA एज इट इज रखा, तो मैंने लिखा यहां पर OA आपका क्या बन रहा है, C cot phi, कोई डाउट नहीं है। यहां से उठा के मैंने ऊपर रख दिया, तो मैंने लिखा sin phi इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 अपॉन में प्यारे दोस्तों यहां पर मैं लिखूंगा C cot phi। भैया डेरिवेशन में दिमाग लगाना, नॉट फॉर योर प्री, इट इज फॉर द मेंस, मेंस में डायरेक्ट आती है, रिलेशन बताना होता है, तो ध्यान रखेंगे। दिस प्लस में इसको लिखूंगा तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 बचकर आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा आप लोगों को। व्हेन आई विल सॉल्व इट फर्दर लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आई है यहाँ पर, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट तक एक रिलेशन आएगा, उसको जरा ध्यान रखेंगे। इसको मैं सॉल्व करता हूं, मैं यहां से लिखूंगा sin phi इज इक्वल्स टू में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 अपॉन में प्यारे दोस्तों सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 प्लस में C cot phi। मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं sin phi इज इक्वल टू में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस में 2C cot phi। इस तरह का मैं इसको लिख सकता हूं ना, 2 से 2 काट देता हूं दोनों तरफ और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया। अभी बात आती है यहां से प्यारे दोस्तों, इसको यहां ले जाता हूं, तो मैंने लिखा sin phi इनटू में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस में 2C cos phi। देखो cot phi इंटू sin phi इज इक्वल टू cos phi होता है, मैंने डायरेक्ट लिखा, यहाँ रहेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आऊंगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, सिग्मा 3 इंटू 1 प्लस में sin phi प्लस में 2C cos phi। मैं एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या कर रहा हूं, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को एक जगह लेकर आ रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पर करा सिग्मा 1 कॉमा 1 माइनस में sin phi, तो मैं यहां से लिखूंगा प्यारे दोस्तों सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू में 1 प्लस में sin phi अपॉन 1 माइनस में sin phi प्लस में 2C cos phi अपॉन में 1 माइनस में sin phi। व्हेन आई विल सॉल्व इट, मेरे को एक रिलेशन यहां से निकल कर आता है प्यारे दोस्तों, वो रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू में सिग्मा 3 tan स्क्वायर, सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस में 5/2। अभी कुछ समझ आया होगा, आई होप सो, आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन इज तो इजी, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, बट मेजर इज फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला फॉर मेंस एज वेल एज प्री एग्जाम, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये चीजें आती है। tan स्क्वायर 45 प्लस में 5/2 प्लस में 2C tan 45 प्लस में 5/2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्किंग इन एग्जाम। आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया, बहुत जरूरी है यार, प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखना, बहुत काम का है। ठीक है, यूजफुल फॉर अर्थ प्रेशर ऑल्सो, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। अभी के लिए समझ आया, चले हम लोग करेंगे जल्दी से, और जिसको डाउट है वो भी पूछेंगे। फिर एक बारी मैं इस बच्चे का क्लियर कर देता हूँ क्या बोलता है ये। सर पिछली बार जब OCR पढ़ाया था, हाँ आपने तो एग्जांपल दिया था कि पहले जो स्ट्रेस लगा रहा उससे ज्यादा ही लगेगा।
नहीं यार, उल्टा बोल रहे हो आप दुर्गेश भाटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन, आप ओसीआर के फॉर्मूले को उल्टा समझ रहे हो। ओसीआर के फॉर्मूले को आप उल्टा समझ रहे हो। एक बारी, हाँ हाँ, ओसीआर का फॉर्मूला उल्टा समझ रहे हो। एक बारी फॉर्मूले को देखना तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और हो सकता है अगर मैंने भी कुछ उल्टा बोल दिया हो तो बोलने में कई बार हो जाता है। उसके कंसेप्ट को समझना आप लोग, मतलब शब्दों पर मत जाना, कंसेप्ट को समझना तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, वो चीज आप समझ लेना, मेरे शब्दों पर मत जाना, वो चीज समझना। ठीक है, चले, अभी ये चीज क्लियर है। अभी मेरी बात आती है यहाँ से प्यारे दोस्तों, इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ाऊं कि अभी आगे पढ़ाऊं? ओसीआर वाली बात को मैं एक बारी चेक कर लूंगा। दुर्गेश भाटी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, एक बारी मैं भी चेक कर लूंगा। हो सकता है कहीं मुझसे ही पढ़ाने में इधर उधर ना हो गया हो, तो मैं एक बारी चेक करके कि मैंने क्या बोला था, फिर मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ये कल की क्लास में देता हूँ या फिर कल की, अब तो क्लास 12 बजे, तो मैं उसका जवाब आपको कल दे देता हूँ। मैं भी एक बारी देखूंगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक रहेगा? ठीक है, ओके। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम फॉर दिस। तो द क्वेश्चन सेइंग टू यू, if the effective strength parameters of the soil are C, शब्दों पर गौर फरमाना और जो लिखा है उसको लिखते रहना। चले, आपको बोला गया है यहां से मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। बोला गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर सॉइल का जो है वो कितना है, सी आपको 10 किलो पास्कल गिवन है, फाई आपको 30 डिग्री गिवन है, गेट का क्वेश्चन है ये। एंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल मास विद द टोटल नॉर्मल स्ट्रेस इज 300 किलो पास्कल, और पोर वाटर प्रेशर कितना है आपका 150। तो आप जानते हो कि टॉ इज इक्वल टू में सी डैश प्लस में सिग्मा डैश टेन फाई होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस सब कुछ निकालना है, यानी 10 प्लस में सिग्मा डैश क्या होगा, 300 माइनस 150, और 10 कितना है यहाँ पर, 10 30 डिग्री। व्हेन आई विल सॉल्व इट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का आंसर यहाँ पर जो आएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 96.6 किलो न्यूटन आ रहा है। तो मतलब कंसेप्ट समझना, न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गेट के क्वेश्चन है कैलकुलेटर से सॉल्व होते हैं। मेजर थिंग इज कंसेप्ट। आई वांट टू टेल यू अबाउट द कंसेप्ट की up to which extent you have to understand it and solve it in your exam because it is very important. ठीक है, कौन सा ग्राफ, आरुष रावत कौन सा ग्राफ कह रहे हो यार, कौन सा ग्राफ कह रहे हो बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट, ये ट्राइएक्सियल टेस्ट कल पढ़ाऊंगा, सिर्फ वैल्यू पर ध्यान देंगे। सेल प्रेशर इज इतना, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं कि सेल प्रेशर क्या होता है। सेल प्रेशर प्यारे दोस्तों बोला जाता है कन्फाइनिंग प्रेशर को, जो आपका कन्फाइनिंग प्रेशर होगा ना उसी को आप लोग सेल प्रेशर कहते हो। तो लेट इट बी द सिग्मा 3 और उसको मैंने कहा 20 है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द अप्लाइड डेविएटर स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ द फेलियर वाज, यानी डेविएटर स्ट्रेस आपको कितना गिवन है यहाँ पर 40 किलो पास्कल का आपको डेविएटर स्ट्रेस गिवन है। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपसे पूछा गया है, जल्दी से सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला पता है यहाँ से सिग्मा 1, अभी बोला क्या है, इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट सॉइल सैंपल विद द सेल प्रेशर ऑफ दिस एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन के अंदर सी नहीं गिवन है, क्वेश्चन में आपको सी नहीं गिवन, कोहेजन नहीं गिवन है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि कोहेजन जो है वो इमेज दी है सर, कहां पर दी है, समझ नहीं आया मेरे को। आरुष रावत, इस ग्राफ में ई बढ़ाने पे सिग्मा बढ़ रहा है, ई किधर है, ई तो ग्राफ में कहीं भी नहीं है। आरुष रावत, ई तो कहीं भी नहीं है, समझ नहीं आया, ई बढ़ाने पे सिग्मा बढ़ रहा है। दोबारा लिखो आरुष एक बारी, समझ नहीं आया, ई मेरे को समझ नहीं आया। मैं मान के चलता हूं कि सी 0 है, कंसेप्ट को समझेंगे ना। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस में 5/2 प्लस में 2c cos 2c 10 45 प्लस में 5/2 आपका एक फॉर्मूला होता है। c 0 है यानी ये कट गया, बचा क्या सिग्मा 1। सिग्मा 1 क्या बचेगा यहाँ से, सिग्मा 1 आपका रहेगा टोटल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस।
तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, डिविएटर स्ट्रेस प्लस सिग्मा 3, क्योंकि मैंने बताया ना टोटल माइनस में इनिशियल इज इक्वल टू डिविएटर होता है। तो 300 माइनस 50 क्यों लिया संतोष पाल, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस लेना होता है इसलिए लिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। तो मैंने कहा 20 प्लस में 40 इज इक्वल टू में 20 10 स्क्वायर 45 प्लस में 5/2 आपका ये रहेगा। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज कि 3 इज इक्वल टू में 10 स्क्वायर 45 प्लस में 5/2। नाउ मेरे अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपकी फाई की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो कितनी आ रही है, 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री आ रहा है। ये समझ के चलना इंपॉर्टेंट है, आपके जेई के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, तो क्लियर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करना चाहे तो ये कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से करेंगे। इन एन अनड्रेन्ड ट्रायक्सियल शियर स्ट्रेस ऑन द सैचुरेटेड क्ले पॉइजन रेशियो कितना होता है, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। पॉइजन रेशियो कितना होता है, अभी के लिए तो मैं कहना चाहूंगा फॉर्मूला ही याद रख लो तो काम रहेगा आप लोगों के। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहता हूं कि देखिए बचपन में हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था कि पॉइजन रेशियो आपका कितने से कितने तक वेरी करता है, 0.5 मैक्सिमम जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 0 से 0.5 जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई होगी, कभी सुनी होगी तो, नहीं तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइजन रेशियो की इस वैल्यू से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये आपके गेट का क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। लास्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू तो 0.5 से बड़ी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपकी 0.5 से बड़ी आएगी। अगर आप कुछ भी मानते हो इसको तो ये 0.5 से बड़ा आएगा क्योंकि ऊपर प्लस हो रहा है। ये अगर देखता हूं मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 3, ये भी आपका हमेशा 0.5 से बड़ा आएगा और ये भी बड़ा आएगा। अगर आप इसको देखते हैं ये आपका हमेशा ऑलवेज, ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए हमेशा प्यारे दोस्तों आपका 0.5 से छोटा आएगा, कभी बड़ा आ ही नहीं सकता, कुछ भी वैल्यू लेकर देख लो। ठीक है, तो हमेशा सिग्मा 3 से बड़ा रहेगा। मैंने मिनिमम लिया है तो मैंने कहा 1/1 + 1 तो 1/2 हो गया, तो 0.5 आ रहा है। लेकिन इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कब बराबर होते हैं, जब डिविएटर स्ट्रेस 0 होता है, सिग्मा डी आपका 0 होता है, यानी कोई लोड लगाया ही नहीं जा रहा उसके ऊपर, तो आपका ये 0.5 होता है। तो सिग्मा 1 तो हमेशा छोटा रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, शियर स्ट्रेंथ का पहला पार्ट हुआ। कल की क्लास में मैं आप लोगों को शियर स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा और एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आज 3 बजे, आज कितनी तारीख है, 13 तारीख है, 13 मई 2020 को 3 बजे आज मैं आप लोगों के लिए IAS 456 कंप्लीट कराने वाला हूं। जिसको पढ़ना है मुझसे YouTube पर आइएगा। YouTube पर कैसे आना है, YouTube पर आने के लिए आप लोग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नहीं तो सर्च करना अनअकैडमी कंक्रीट, सर्च करना अनअकैडमी कंक्रीट, अनअकैडमी कंक्रीट सर्च करोगे मेरी वीडियो आएगी और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। तो प्लेलिस्ट के लिंक में आप देखना, लास्ट वाली वीडियो आज ही की है, IAS 456 पूरा डिस्कस कराऊंगा। 3 बजे सेशन शुरू होगा, 3 घंटे की क्लास है, काफी कुछ बताऊंगा, क्वेश्चन की हेल्प से ही समझाऊंगा, सेशन अच्छा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। सो इफ यू वांट टू स्टडी IAS 456 देन यू कैन कम इन दैट सेशन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IAS 456 अगर आया तो 5 से 6 नंबर आप ऐसे ही निकाल जाओगे SSC के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं उसको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अनअकैडमी कंक्रीट सर्च करना, मेरी वीडियो आ जाएगी, SSC क्वेस्ट चैनल है, अनअकैडमी का ही है, उसमें आज ही की 3 बजे की 3 घंटे का सेशन है, आप लोग आना। ठीक है, चलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, मेरा टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम अनअकैडमी का ही बना हुआ है। अरे सिंपल बता रहा हूँ ना विकास फलारी, अनअकैडमी कंक्रीट यही लिखना, मैं आ जाऊंगा। प्लेलिस्ट देखना, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा। जल्दी थम्स अप करके बताएंगे क्लियर है, जो भी पढ़ाया आज का कुछ ऐसा तो नहीं लगा रटवा रहे हैं, जल्दी से बताएंगे थम्स अप करके क्लियर है, कुछ ऐसा तो नहीं लगा रटवा रहे हैं। और हाँ, पसंद आता है ना तो और बच्चों को भी बताया करो, जो पेड में हमारे साथ बने हुए हैं, और जो नहीं बने हुए उनको भी बताओ कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, गंदा पढ़ा रहे हैं, जो भी है बताओ बच्चों को, बिकॉज
मेरा एक ही एम है, इंजीनियरिंग को डेवलप करना और कंसेप्ट को क्लियर करवाना। जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं आपको दूं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप लोग पहुंचाने की कोशिश किया करिए। चलते हैं। थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, साहस की जय हमेशा। जो सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो, एनजी लाइव। इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था, मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं। न जाने दिल से आवाज निकलती है तेरे चेहरे से, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। भाई साहब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है, इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय प्यारे दोस्तों।